Hello everyone, welcome to part 3 of your chapter number 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने गल्वेनिक सेल के बारे में, जिसे हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कंडक्शन और उससे रिलेटेड टर्म समझी हैं। सेकंड पार्ट में हमने वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कोलराश लॉ स्टडी किया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम गल्वेनिक या फिर स्पेसिफिकली डेनियल सेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जहां हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानेंगे। और इसके लास्ट पोर्शन के अंदर हम सारी टाइप्स की जो बैटरीज आपके सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इन टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल कब बोलना है, गैल्वेनिक कब बोलना है, डेनियल कब बोलना है, या वोल्टिक सेल कब बोलना है। तो डिफरेंसेस पहले समझ लो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर क्या होता है, आप अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इस चैप्टर का नेम है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसमें आप कोई केमिकल लेते हैं और उस केमिकल से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ क्या किया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ऐसे सेल को नाम दिया गया है गल्वेनिक सेल, या फिर इसे वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। तो वोल्टिक और गल्वेनिक सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज जब इसका ऑपोजिट हो रहा है, मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है किसी एक केमिकल रिएक्शन को अकर करवाने के लिए। तो अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करके, जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस पड़ी होगी जिसमें आप पानी के अंदर बिजली पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आप ब्रेक कर देते हैं। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है इसे इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता था। इलेक्ट्रोलिसिस एक तरीके का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, बिकॉज यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कुछ केमिकल्स में बदल रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये दो कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब हम एक कैटेगरी हमारे पास रह गई, एक नाम रह गया, दैट इज डेनियल सेल। नाउ व्हाट अबाउट द डेनियल सेल? देखो, डेनियल सेल आपका ये जो फर्स्ट कैटेगरी है गल्वेनिक सेल, इसका एक टाइप है। जब आप स्पेसिफिकली जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड्स लेकर एक सेल बनाते हैं, उसे आप डेनियल सेल बोलते हैं। आप अपने एग्जाम्पल में देखिए, ये एक मैंने पर्टिकुलर सेटअप यहाँ पे लिया है, और ये मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल है जो आपने शायद 11th में भी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा। आपने यहाँ क्या किया, दो बीकर्स लिए, बीकर नंबर 1 एंड बीकर नंबर 2। इन योर बीकर नंबर 1 आपने यहाँ पे एक लिक्विड फिल किया, किसका, जिंक सल्फेट का। और इसके अंदर आपने जो ये रॉड डिप करी है, दैट इज जिंक की इलेक्ट्रोड डिप करी है। जो आपका बीकर नंबर 2 है, ये यहाँ पे एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया है आपने कॉपर सल्फेट का, और यहाँ पे जो आपने रॉड डिप करी है वो है कॉपर की रॉड। तो ये क्या करने वाला है ये पर्टिकुलर सेल, यहाँ पे ये जो केमिकल्स तुमने लिए हैं, ये केमिकल्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाएंगे, और यहाँ पे जो आपने एक वोल्टामीटर सेटअप कर दिया है, ये इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब आप यहाँ पे अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हो। Hence the type of electrochemical cell becomes your galvanic और voltic cell। अब बिकॉज ये स्पेसिफिकली जिंक और कॉपर की रॉड्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इस सेटअप को क्रिएट कर रहे हो, तो अब हम इसे बोलेंगे डेनियल सेल। सो डेनियल सेल इज स्पेसिफिकली जिंक कॉपर सेल, जो कि फ्रेडरिक डेनियल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको सेटअप किया था सबसे पहले, तो उनके नाम से इसको नाम दिया गया है डेनियल सेल। तो समझते हैं अब डेनियल सेल में क्या हो रहा है। सबसे पहले ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन में फॉल करता है, ये आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी है। रिडॉक्स रिएक्शंस हम क्लास 11th में समझ के आए थे, ऐसे रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ एक ही समय पे अकर हो रही होती हैं, उन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो बिकॉज यहाँ दो चीजें ली गई हैं, एक जिंक लिया गया है, एक कॉपर लिया गया है, तो इन दोनों में से आपका जो जिंक रहता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है,
जो कॉपर आपने यहाँ पे लिया होता है ये यहाँ पे रिड्यूस हो रहा होता है, और साइमल्टेनियसली इन दोनों का रिएक्शन चल रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का मतलब है कि करंट फ्लो कर रही है, एंड हेंस ये एक कंप्लीट सेल बन जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखना कि ये जो आपके वोल्टामीटर के ऊपर रीडिंग आती है, इस पर्टिकुलर रीडिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ओके, तो आपके जब भी ये कॉपर और जिंक की तुमने रॉड सेटअप करी है, इसमें ध्यान रखना ये जो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट आपने यहाँ सेटअप किया है ये 1 मोलर एंड 1 मोलर का सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का ही सॉल्यूशन पुट करोगे ना, तो इन दोनों की जो मोलैरिटीज है, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 1 मोल/डेसीमीटर क्यूब। और सिंपल टर्म्स में अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन क्लियर है चैप्टर 1 से, इट मींस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का आपके पास जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट आपने इसके अंदर डाला है। तो अब ऐसे केस के अंदर यहाँ पे जो वोल्टामीटर पे तुम्हें रीडिंग दिखेगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, दैट विल बी 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो ये सेल आपको कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे सकता है, ये आपको 1.1 वोल्ट को दे सकता है। इस 1.1 को याद रखेंगे, अभी हम आगे इस बात को कनेक्ट करेंगे। अब आपका जो ये डेनियल सेल है, ये चेक करते हैं कि इसका ये जो रिएक्शन हमने लिखा था लास्ट स्लाइड के अंदर भी, वो कैसे बना था, कहाँ से हमें पता लगता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, और कैसे हम इसको कंसीडर करके अपनी ओवरऑल रिएक्शन या फिर हाफ सेल रिएक्शंस को क्रिएट करते हैं। तो अब जो ये बीकर 1 और बीकर 2 जो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए लिखा है, आपको 1 2 नहीं लिखना, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप क्या नोटिस कर रहे होंगे कि बीकर 1 की जो रॉड है दैट इज योर जिंक रॉड, और ये कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ योर बैटरी से, और इसे हम एनोड बोलते हैं। बट जो आपका कॉपर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, और इसलिए हम इसे कैथोड बोलते हैं। ये बाय कन्वेंशन यू नीड टू लर्न दिस कि पॉजिटिव वाला जो रॉड कहलाता है दैट इज कैथोड, और जो नेगेटिव वाला जो साइड ऑफ द रॉड होती है दैट इज कॉल्ड एज योर एनोड। अब देखो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर आपके पास जिंक प्रेजेंट है, बट इसके सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है। अच्छा, ये बात भी आप क्लियर करिए। सबसे पहले यहाँ दो सॉल्यूशंस हैं, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। जब आपका कोई भी सॉल्ट, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्ट्स हैं, और सॉल्ट्स जब वाटर के अंदर ऐड होते हैं उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 माइनस के बहुत सारे आयंस होंगे, एक नहीं होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे। और इस तरफ कॉपर वाली साइड पे आपके पास इस सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 माइनस का जो आयन होगा वो प्रेजेंट होगा। अब मेन काम जो हमारे पास है वो इस जिंक 2 पॉजिटिव और इस कॉपर 2 पॉजिटिव का है। सल्फेट से हमें यहाँ पे कुछ भी ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। नाउ इन द बीकर नंबर 1 क्या होगा, ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आपके पास प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन अगर कर लेगा तो ये बना देगा जिंक सॉलिड। ठीक है, पर हमारे पास इस पूरे रिएक्शन में आप देखो, आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड पे क्या है, जिंक सॉलिड है। तो मैं इस रिएक्शन को रिवर्सल कर रही हूँ, दैट इज अगर जिंक सॉलिड होगा, मतलब इस रॉड की मैं अगर बात करूं, तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Zn2 पॉजिटिव। मतलब ये जिंक सॉलिड इस सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, ये Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक हो जाएगा, एंड हेंस ये Zn2 पॉजिटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ये सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, ये आपके यहां से चलना शुरू होंगे और इस वायर के थ्रू ये पहुंच जाएंगे योर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ योर रॉड, जहां पे बैठा हुआ है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन में, ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडेड एंड इट विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये कॉपर बना रहा है जो कि सॉलिड है, एंड हेंस ये कॉपर की रॉड पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद आप क्या नोटिस करेंगे कि ये कॉपर की रॉड धीरे धीरे थिक होती जा रही है, बट ये जिंक क्योंकि ये लूज कर रहा है अपने Zn2 पॉजिटिव आयन, ये थोड़ी देर के बाद पतली हो जाएगी, थिनर हो जाएगी।
तो अगर मैं अपने इस रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन को देखूं, जिंक वाला, इसको आप छोड़ दीजिए अभी के लिए, अगर मैं इस फर्स्ट जिंक के रिएक्शन को देखूं, हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना है कि जब भी लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, वो एनोड होती है और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। हेंस दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अगर आप इसी सेम रिएक्शन को रिडक्शन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, आप इसको एंटी कर देंगे, जो ये रिएक्शन मैंने कट किया है ये रिडक्शन की फॉर्म में हो जाएगा। बट जब भी आप डेनियल सेल की बात करते हैं, वहां जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है। अब ये जो कॉपर है ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो जो सब्सटेंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वो रिडक्शन कर रहा होता है। तो हेयर इट इज रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को प्लस कर दो, प्लस करने से क्या होगा, ये जो टू इलेक्ट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। ये कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये जिंक यहाँ लिख दिया गया, ये Zn2 पॉजिटिव यहाँ लिख दिया और ये कॉपर इधर लिख दिया। तो मतलब जो रिएक्टेंट्स की साइड्स हैं वो रिएक्टेंट में ही रह गई और जो प्रोडक्ट्स वाली साइड्स थी वो प्रोडक्ट में रह गई। अब कंफ्यूज नहीं होना बार बार कि हम कैसे याद रखें कि कब लॉस हुआ, कब गेन हुआ, कब ऑक्सीडेशन है, कब रिडक्शन है। तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ इसको याद रखने के लिए। आप एक टर्म याद रख लो, LOA, दैट इज लोआ। लोआ में L जो प्रेजेंट करता है दैट इज योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बनाते हुए आप इसको लेफ्ट साइड पे बनाएंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ऑक्सीडेशन वाली रॉड बनाई है। O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन एंड A रिप्रेजेंट्स एनोड। तो अगर तुम्हें ये लोआ याद है तो आपको ऑक्सीडेशन का सब कुछ पता लग गया कि यहाँ पे लॉस हो रही है इलेक्ट्रॉन्स का, ये एनोड पे हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब कैथोड के लिए आप सब कुछ उल्टा कर दो, वहां पे गेन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा और वो कैथोड पे अकर हो रहा होगा। तो बाय रिमेम्बरिंग दिस वर्ड, दिस मेनेमोनिक्स लोआ, आप अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि कब रिडक्शन है, कब ऑक्सीडेशन है, लॉस पे या गेन पे। ठीक है, अब आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर फोटो के अंदर यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट है। हमें ये समझना है कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट थी इसकी और इसके क्या यूजेस हैं, एडवांटेजेस क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहले ये सॉल्ट ब्रिज बना कैसे है। सॉल्ट ब्रिज ना एक यू शेप की एक ग्लास की ट्यूब होती है, और इस ग्लास की ट्यूब के दो एंड्स हैं जिसे हमने ना क्लोज कर देना है, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव का आयन और यहाँ से Zn2 पॉजिटिव के आयन में इंटरचेंज हो, हम सॉल्यूशंस की मिक्सिंग नहीं चाहते। तो हमने इसे यहाँ से क्लोज करना होता है, बट हम यहाँ से आयंस को पास करने देना चाहते हैं। इन दोनों के पास सल्फेट आयन कॉमन है, अगर ये सल्फेट मूव नहीं करेगा ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस केस के अंदर फिर सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं या तो सल्फेट मूव कर जाए और एल्स इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर ही जाए। तो यहाँ पे ग्लास वूल प्रेजेंट होती है जो कि इसको सील करने का काम करती है, बट साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ करती है, बट इन बड़े आयंस के फ्लो को अलाउ नहीं करती। उसके अंदर अब यहाँ पे आपने क्या भरा है, यहाँ कोई लिक्विड नहीं होता, यहाँ लेते हैं हम अगार अगार। अगार अगार एक तरीके से कुछ जेली लाइक मटेरियल होता है, जेलेटिन से बना हुआ होता है। इसके अंदर आप KCl या फिर KCl इस डायग्राम में भी लिखा है, या फिर KCl के सिवा आप KNO3 भी ले सकते हो, जो कि आप इस अगार अगार में मिक्स करके यहाँ पे एक जेली जैसा स्ट्रक्चर बना के इसमें फिल कर देते हैं। अगेन काम यही है, बस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने देगा और किसी चीज को फ्लो ये नहीं करने देगा। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, देखो मानो कि अगर आपने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया तो ये सर्किट यहां से शुरू हो रहा है, सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और ये कॉपर पे खत्म हो जाएगा। तो अगर सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तो सेकेंड राउंड में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी। ठीक है, तो इनकम्प्लीट सर्किट नहीं हम चाहते, तो ये सर्किट को पूरा कर रहा है। सबसे पहले ये आयंस की मोबिलिटी में मदद कर रहा है, दूसरा ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को करवाने में मदद कर रहा है, बिकॉज अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना सीज हो गया तो आपके केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, हेंस ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट, द आयंस डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। हम ये नहीं चाहते कि जाके कॉपर और जिंक आपस में मिक्स हो जाएं और उनका आपस में कुछ रिएक्शन हो जाए, तो ये इस चीज को भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये बड़े आयंस को ट्रांसफर नहीं होने देता। ठीक है,
अब फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, काफी बार ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है और सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या एडवांटेज है। तो एक तो ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ये आपकी सेल की ओवरऑल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि किसी तरफ चार्ज ज्यादा और किसी तरफ चार्ज कम है, एक न्यूट्रल चार्ज के फ्लो के अंदर ये आपकी हेल्प करता है, हेंस ये सर्किट को पूरा कर पा रहा है। अब मैं आपके साथ कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाली हूँ जो इस चैप्टर में बार बार यूज में आएंगी, और हो सकता है आपको कुछ टर्म्स ऑलरेडी पता भी हो। तो पहली जो टर्म है दैट इज हाफ सेल या फिर रिडॉक्स कपल। हाफ सेल, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले 2 स्लाइड्स से पहले आपको मैंने बताया कि एक तरफ जिंक थी, तो हमने इसके लिए एक रिएक्शन लिखा कि जो जिंक है वो ब्रेक हो रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और कॉपर वाली साइड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके कॉपर सॉलिड बना दे रहा है। तो ये रिएक्शन आधे आधे रिएक्शन थे, बीकर 1 का एक रिएक्शन था, बीकर 2 का दूसरा रिएक्शन था, हेंस दे आर कॉल्ड एज हाफ सेल रिएक्शन। फुल सेल नहीं है ये, फुल होगा जब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है, वो हो जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। बट ये क्योंकि आधे आधे रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अलग अलग, हेंस दे आर कॉल्ड एज हाफ सेल्स, या फिर इन्हें रिडॉक्स कपल्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये कपल करके जुड़कर ये एक फुल सेल रिएक्शन बना देते हैं। अब मैंने आपको ये बताया था कि वोल्टामीटर पे एक रीडिंग आती है, जो वोल्टामीटर पे रीडिंग आती है बिकॉज ये वोल्टेज बता रही है, वोल्टेज इज पोटेंशियल। क्लास 10th में आप पढ़ के आए हैं, इवन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि जब हम वोल्टेज की बात करते हैं इट इज द कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो इसीलिए इसे हम, बिकॉज ये इलेक्ट्रोड ने प्रोड्यूस किया पोटेंशियल, हेंस इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसे डिनोट किया जाता है विद द सिंबल ई सेल। ई लिखना है नीचे आपने अपनी सबस्क्रिप्ट के अंदर, इट इज कॉल्ड एज ई सेल। और अगर ये जो ई सेल आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपने फाइंड किया है, जब आपने अपनी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उसको कंपेयर किया, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमें ये बात पता है, हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी लास्ट ईयर पढ़ी थी, कि जब भी किसी चीज की स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है तो उसके ऊपर एक नॉट लग जाता है, रिप्रेजेंटिंग की उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। फिर ये मैंने अब आपको बता दिया है कि एनोड वाली जो साइड होती है वहां ऑक्सीडेशन अकर होती है, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और कैथोड वाली जो साइड है वहां रिडक्शन होती है, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है आपकी रॉड्स का, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है, इसको उल्टा नहीं कर देना है। अच्छा, अब आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाएंगे? अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव हो रहे हैं, फ्रॉम योर एनोड टू कैथोड, नेगेटिव वाले साइड से पॉजिटिव वाली साइड को, तो करंट कहां फ्लो होगी? करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, बिकॉज ये बात हमने क्लास 10th में समझी हुई है इलेक्ट्रिसिटी में, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगी करंट फ्लो, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह होंगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ठीक है, ये आप जानते हैं इस बात को। अब इस पूरे सेल का जो ओवरऑल पोटेंशियल है, जैसे हमने ई सेल बोला, उसको एक और नाम आप दे सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रही है, तो इसलिए इसको ईएमएफ भी बोला जाता है। फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब आप इसमें एक चीज और रह गई थी हमारी, कि एनोड को हमेशा किस तरफ लेना है, लेफ्ट साइड लेना है बाय कन्वेंशन, और कैथोड को हमेशा राइट साइड लेना है। तो अब यहां से आप ध्यान रखना, लोआ आप याद रखेंगे, लोआ में हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब ये लेफ्ट साइड पे है। ओ मींस ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड मतलब आपका एनोड पे अकर ये हो रही है, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का। कैथोड वाली साइड पे इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे एक तो गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, ये राइट हैंड साइड पे होती है, और ये रिडक्शन का प्रोसेस है, ये कैथोड पे अकर हो रही है, और कैथोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ योर रॉड्स, एंड हेंस ये सारी बातें रिडक्शन के ऊपर अप्लाई हो गई। तो ये कन्वेंशनल है, इसको आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, यू नीड टू लर्न दिस। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि क्या होगा जब आप अपनी ईएमएफ पे रीच कर गए, ईएमएफ से कम वैल्यू पे हो या ईएमएफ से ज्यादा वैल्यू पे हो। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर ये बताया था कि जब आप कॉपर सल्फेट और इसका डेनियल सेल बेसिकली जब आप लेते हो, तो डेनियल सेल का जो ईएमएफ आता है दैट इज 1.1 वोल्ट, जो उसका ई सेल आता है,
ठीक है। तो अगर जैसे ही देखो शुरुआत से तो 1.1 नहीं आ जाएगा ना, ये रिएक्शन होना शुरू होगा धीरे धीरे। उस वोल्टामीटर का जो रीडिंग है, वोल्टामीटर ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे एक एरो होता है, यहाँ कुछ रीडिंग्स होती हैं आपके पास, और ये 0 से ऊपर की तरफ चलना शुरू होगा। तो जैसे ये वैल्यू 1.1 वोल्ट पे रीच कर जाएगी, आपका ये रिएक्शन होना रुक जाएगा, बिकॉज ये अपने मैक्सिमम वोल्टेज पे चला गया। तो एट ई इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना बंद कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो नहीं करेंगे तो इस तरफ को करंट भी फ्लो नहीं करेगी, एंड हेंस नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस एट पोटेंशियल 1.1। अब नेक्स्ट समझते हैं कि अगर 1.1 से कम पोटेंशियल है, ये वोल्टामीटर की रीडिंग थी, ये आपका एरो था, ये यहाँ 0 था, और मान लो यहाँ 1.1 था। तो अभी ये रीडिंग मुझे दिख रही है कि ये वैल्यू 1.1 से कम है। तो अब क्या होगा? अगर ये 1.1 से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये उस तरफ जाते रहेंगे, और उस तरफ अगर ये जा रहे हैं तो इसका मतलब करंट कहाँ फ्लो कर रही है? करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो करंट इधर, और इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्रॉम जिंक टू कॉपर जाएंगे, और करंट फ्रॉम कॉपर टू जिंक जाती रहेगी। अगर आपके इलेक्ट्रॉन जिंक को लीव कर कर कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो धीरे धीरे ये जो रॉड है ये क्या होती रहेगी? थिन होती रहेगी। और बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किस तरफ कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव ने उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया है, और ये कॉपर सॉलिड बनाता जा रहा है, तो ये वाली रॉड जो है ये क्या होती रहेगी? थिकर होती रहेगी। तो जिंक डिसॉल्व होता रहेगा और कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा। जब आपका ये पोटेंशियल इस 0 से लेकर 1.1 की रेंज के बीच में है, मतलब E लेस देन है जब तक 1.1 से। अब 1.1 रीच कर गया तो रिएक्शन रुक गया। अब आप अभी भी अगर इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, और अगर ये पोटेंशियल 1.1 से ग्रेटर चला गया, मोर इलेक्ट्रिसिटी आपने 1.1 से अगर इसको प्रोवाइड कर दी, तो अब क्या होगा? अब ये रिएक्शन का रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल हो जाएगा अब यहां से इधर कॉपर वाली साइड में से, क्योंकि अब पोटेंशियल ज्यादा हो गया है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज्यादा है? इसके तो खत्म हो गए। अब आएंगे हम कॉपर पे, अब उल्टा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉपर की तरफ से जिंक की तरफ को चलने लग जाएंगे। एंड हेंस अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को चल रहे हैं, अब कॉपर जो है वो थिन होनी शुरू हो जाएगी, और यहां से जिंक जो है वो जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और ये धीरे धीरे थिकर या मोटी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 3 कंडीशन पढ़ी। जब आपका ई का जो वैल्यू था वो 1.1 होना चाहिए, अगर इससे लेस है तो आपकी जिंक जो है वो आपकी थिन होगी, और कॉपर जो है वो आपकी थिक होती जाएगी। जब आपकी वैल्यू 1.1 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर के केस के अंदर क्या होगा? आपकी जो जिंक है वो थिक हो रही है, बट जो कॉपर है वो थिन हो रही है। तो यहाँ पे आपका कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और यहाँ आपके जिंक से कॉपर की तरफ जो नॉर्मल कंडीशन थी वहां आ रहे हैं। और ई जब आपका 1.1 होगा उस केस के अंदर आपका नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है कि कब कौन सी साइड की जो रॉड है वो आपकी थिकर होगी। अब बात आती है सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो, अगर मैं आपको बोलूं मुझे डेनियल सेल बना के दिखा दो, बैठ जाओगे पेंसिल इरेजर स्केल लेके और इतनी बड़ी ड्राइंग बनानी हर बार शुरू कर दोगे? इट इज अ टीडियस टास्क। इतनी बड़ी ड्राइंग आप हर बार नहीं बना सकते सेल रिप्रेजेंटेशन के नाम पे। तो हमें इस ड्राइंग को कुछ वर्डिंग्स में कन्वर्ट करना होगा कि हर बार ये वैसी ही रहे। अब मैंने आपको ये बोला कि जिंक जो है, बिकॉज ये एनोड है या ऑक्सीडेशन हो रही है, इसको लेफ्ट साइड पे बनाते हैं। तो जब आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन वर्ड्स की फॉर्म में करेंगे तो आपको जो जिंक लिखना है वो लेफ्ट साइड में ही लिखना है। कॉपर आपका किस साइड था? राइट साइड था। जहां रिडक्शन हो रही थी वो राइट था। इसको ऐसे याद रखना, आर फॉर रिडक्शन, आर फॉर राइट। तो जब रिडक्शन हो रही है वो राइट साइड लिखी जाती है, तो हेंस सेल रिप्रेजेंटेशन में भी वो राइट साइड लिखी जाएगी। पहली बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, आपके ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो रहा था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे। यहाँ पे जो जिंक था वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था। रिएक्शन क्या था कि जिंक जो है वो टूट रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और इस कॉपर वाली तरफ क्या हो रहा था? कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर बन रहा था। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हटा दो, क्या कन्वर्जन है? यहाँ है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है।
ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने लिख दिया कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, दैट इज मतलब इससे इसमें कन्वर्जन है। अब इन दोनों बीकर्स के बीच में कौन है, सॉल्ट ब्रिज, तो इन दोनों के बीच में आप ऐसे दो लाइनें लगाएंगे एंड दीज टू लाइंस दे प्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। तो जो चीजें आपने ड्रॉ करके बनाई, इतनी देर आपने लगाई, पेंसिल इरेजर स्केल पहले तो जमा किया, उसके बाद जाके बनाना शुरू किया, इट इज अ टीडियस टास्क, हेंस इसे हम इस तरीके से वर्डिंग्स में लिख के अपने काम को आसान कर लेते हैं। तो इसमें गलती नहीं करनी है, ये लिखना आपको हर एक के लिए आना चाहिए। लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन वाला रहेगा लेफ्ट में, रिडक्शन वाला रहेगा राइट में। जैसे जैसे जहां जो ब्रेकेज है, ऑक्सीडेशन में लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव लिखा, रिडक्शन में गेन होता है तो आयन से सॉलिड वाला लिखेंगे। इट कैन बी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स ऑल्सो, जरूरी नहीं है जिंक कॉपर का ही क्वेश्चन आपके पास हमेशा आएगा। अब ई सेल कैसे निकालना है, यहाँ पे ई सेल आएगा ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आएगा। इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट पे कौन हो रहा है, राइट पे हो रही है रिडक्शन, तो या तो आप ऐसे याद रख लो ई ऑफ राइट माइनस ई ऑफ लेफ्ट, और एल्स ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन और राइट पे रिडक्शन हो रही है, किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर्टिकुलर डेनियल सेल के केस के अंदर रिडक्शन कहाँ हो रही थी, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में, तो हमने इसको लिख दिया क्योंकि ये कॉपर और इसका ले रहे हैं हम, तो ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। पर जब तुमने ऑक्सीडेशन लिखा, ऑक्सीडेशन में देखो क्या कन्वर्जन हो रही थी, Zn से Zn2 पॉजिटिव, बट जब मैंने इसको ई नॉट की फॉर्म में लिखा, इसको उल्टा करना होता है। अब आप बोलेंगे भाई उल्टा क्यों किया, इसलिए किया बिकॉज जब आप यहाँ पे ई नॉट ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर लिख रहे हैं, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। और अगर तुम इसको Zn2 पॉजिटिव लिखोगे, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन थी, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। आप रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से माइनस नहीं कर सकते। आप रिडक्शन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल से ही माइनस कर सकते हो, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ही माइनस कर सकते हो। हेंस इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए हमें इन दोनों टर्म्स को उल्टा करना पड़ा, दैट इज Zn2 पॉजिटिव से Zn में आना पड़ा। अब आयन टू सॉलिड मतलब ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स होंगे। अगर ये वैल्यू मान लो होगी 0.34, तो इसका उल्टा करने पे ये बन जाएगी -0.34। तो बस यही गलती होती है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हमें यही नहीं समझ आता कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, और यहीं पे पूरा आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप पूरा स्टेप वाइज चलेंगे ना, इस रिएक्शन को लिखो, फिर इस रिएक्शन से बनाओ सेल प्रेजेंटेशन, फिर लिखो रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीडेशन वाले को कर दो उल्टा। तो इसी 4 स्टेप्स में जब हम चलेंगे हर एक रिएक्शन के लिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लूंगा, नहीं लिख पाते आप गलत कर देते हैं, प्लस माइनस में पूरा आंसर रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा स्टेप वाइज चलिए। स्टार्ट विद राइटिंग योर हाफ सेल रिएक्शन, देन राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, देन राइट योर फॉर्मूला, एंड देन उसके अंदर वैल्यूज पुट करिए, आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की बात करनी है। व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसकी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू हो। इलेक्ट्रोड आप जानते हैं जो रॉड आपने अपने इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करी हैं, और हाइड्रोजन, यहाँ पे हम अब हाइड्रोजन की रॉड यूज करने वाले हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्टकट में इसको SHE बोलते हैं। अब देखो इसको यूज कब करते हैं, कैसे बनाते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसका ई नॉट कैसे लिखा जाएगा, ये 3 बातें हमने यहाँ डिस्कस करनी है। मैंने आपको कोई एक सेल दे दिया, मैंने बोला मैंने इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाला है AgNO3 का, और मैंने इसके अंदर सिल्वर की रॉड को डिप कर दिया है। ठीक है, मुझे इसका पोटेंशियल बता दो निकाल के। अब मुझे क्या पता इसका क्या पोटेंशियल है, मैं पहले ये इसका यूज है, तो जहां आपको नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन करके देख लो, जो उसकी वोल्टामीटर की रीडिंग होगी दैट इज ओनली ऑफ द अननोन कंपाउंड, उसमें SHE हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिकॉज इसकी वैल्यू 0 वोल्ट होती है। बनाना कैसे है इस इलेक्ट्रोड को? अब इस इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए आप इसकी डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे थोड़ा सा। आप देख पा रहे हैं एक बीकर यहाँ पे ले रखा है,
इस बीकर के अंदर लिखा हुआ है 1 मोलर H पॉजिटिव। तो 1 मोलर H पॉजिटिव मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन आपने फिल करना है वो किसी भी एक एसिड का सॉल्यूशन फिल करना है, पर ध्यान रखना है वो एसिड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का होना चाहिए। दूसरा, आपने यहाँ पे एक सील्ड ट्यूब लेनी है, उस ट्यूब के अंदर से गुजरनी चाहिए एक प्लैटिनम कोटेड रॉड, एक रॉड जो प्लैटिनम से बनी हो। क्यों प्लैटिनम? बिकॉज वी नो दैट प्लैटिनम एक ऐसा मेटल है जो कि रिएक्ट नहीं करता है, बहुत ही ज्यादा नॉन रिएक्टिव, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लास्ट में राई करता है, रिएक्ट नहीं करेगा, एंड हेंस ये इस 1 मोलर H पॉजिटिव के साथ बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा और आपकी वैल्यू को 0 देने में मदद करेगा। अच्छा, ये रॉड जो है ये नीचे से थोड़ी सी ओपन है बिकॉज ये रिएक्शन यहाँ आकर हो रहा है और यहाँ से बबलिंग होगी एक गैस की। आपका जो ये H पॉजिटिव इसके अंदर प्रेजेंट है, हमें ये पता है कि अगर मैं H पॉजिटिव के 2 आयंस को ऐड कर दूं तो इट विल कन्वर्ट इनटू H2 गैस। तो यहाँ पे ये जो बबल्स आप देख पा रहे हैं ये किसके हैं? ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। हमने यहाँ से इंसर्ट भी करवानी है हाइड्रोजन गैस, पर ध्यान रखना उसका प्रेशर 1 बार लेना है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन हो गई आपकी SHE की, ठीक है। बस ध्यान में रखने वाली एक बात है कि हाइड्रोजन गैस 1 बार पे है और यहाँ जो एसिड लिया है वो 1 मोलर का है, और ये जो आपको पोटेंशियल देकर जाएगा वो आपको 0 वोल्ट पोटेंशियल देकर जाएगा। अब इसका रिएक्शन देखो क्या हो रहा है। इन दिस पर्टिकुलर रॉड क्या हो रहा है बीच के अंदर, पहले हम इसकी सेल प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको किसी दूसरे के साथ प्रेजेंट करोगे तो आपको पता होना चाहिए लिखना कैसे है इसको। तो सबसे पहले बीच में है प्लेटिनम की रॉड जो कि सॉलिड स्टेट में है, और उसके साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल हो रही है, तो एक लाइन लगा के हमने लिख दिया H2 बिकॉज द गैस इज बीइंग बबल्ड इन, और उसके साथ सॉल्यूशन वाली फेज के अंदर है H पॉजिटिव आयन, तो इट इज PtH2H पॉजिटिव। अब ऐसा कब लिखोगे? ऐसा आप उस केस के अंदर लिखेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया जब आप अपने सॉलिड स्टेट से आयनिक स्टेट में जाते हैं तो वो लॉस की वजह से गए होंगे, तो वो ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी गैसियस स्टेट से आयनिक स्टेट में जा रहे हैं, मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर तुमने इस अननोन जो वैल्यू है, अननोन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको अगर तुमने लेफ्ट साइड पे रखा है और अपने जिसका फाइंड करना है अननोन का उसको आपने राइट साइड पे रखा है, तो आप इस तरीके से SHE को प्रेजेंट करोगे। बट तुमने अगर इसका उल्टा किया है, मतलब इन केस आपने यहां रख दी अपनी अननोन और इसको ऐसे SHE से लगा दिया, तो अब SHE पे क्या हो रही है? रिडक्शन, क्योंकि वो राइट पे चले गई, तो इसको उल्टा लिखेंगे उस केस के अंदर, फिर ये बन जाएगा H पॉजिटिव से H2 से Pt, ठीक है। तो रिडक्शन के समय ये ऐसा लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन के समय ये ऐसा लिखा जाएगा। अब जब इसका रिएक्शन आपने लिखना है तो रिएक्शन क्या कर हो रहा है, ये जो H पॉजिटिव आयन थे ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहे हैं और ये H2 गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, H2 से H पॉजिटिव से ये H2 गैस में कन्वर्जन है। ये इसकी रिडक्शन की जो पोटेंशियल है उसका ये एक रिएक्शन लिख के आपको दे दिया गया है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज नर्स्ट इक्वेशन। हम ये सब कुछ पढ़ते हुए इसीलिए आ रहे हैं ताकि हम नर्स्ट इक्वेशन पे रीच कर सके, और यही वो जगह है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आते हैं। अब एक मेटल है जिसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है, इसने N इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया और ये मेटल सॉलिड बन गया, पहले ये एक्वस स्टेट में था। ये आपका एक जनरल रिएक्शन है। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, कैसे उसको डराइव किया जाएगा, वो हमने यहाँ पे सीखना है। तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? E ऑफ Mn पॉजिटिव से Mn, मतलब अगर आपको पोटेंशियल चाहिए टोटल Mn पॉजिटिव से M के अंदर, तो वो इक्वल होगा उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के सबसे पहले, तो दैट इज E ऑफ Mn पॉजिटिव से M, क्योंकि Mn पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है? M में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस RT अपॉन NF इंटू Ln। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आप देख पा रहे हैं ये है प्रोडक्ट की साइड। अगर आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर याद होगा, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था 11th में, वहां ये समझा था कि जो प्रोडक्ट में होता है उसको ऊपर लिखते हैं न्यूमिनेटर में, तो इसलिए यहाँ आ गया M इन सॉलिड स्टेट और जो डिनोमिनेटर है वो बन गया Mn पॉजिटिव। अब आपको ये पता होना चाहिए, और ये 11th में आपको समझाई भी गई होगी बात, कि आपका जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है इट इज टेकन टू बी यूनिटी, दैट इज 1। तो ये फॉर्मूला रीअरेंज होके ये बन जाएगा।
ठीक है, बस इस m की जगह हम 1 पुट कर देंगे और ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन बन गई फॉर योर Mn पॉजिटिव आयन। अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन हमने देखनी है डेनियल सेल के केस के अंदर। डेरिवेशन तो क्या, ये आपके एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि हम एक फाइनल आंसर में कैसे पहुंचेंगे जब दो आयन हैं। जब एक है तो वो तो ये फॉर्मूला ही आपको लर्न करना है। जब आपके दो आयन्स हैं, दो बीकर्स अब तुमने लिए हैं, एक हाफ सेल रिडक्शन का, एक हाफ सेल ऑक्सीडेशन का, तो एक फाइनल नर्स्ट इक्वेशन पे कैसे रीच करोगे। तो अब देखो क्या सेल था आपके पास, इस डायग्राम को कंसीडर कर लो। ये साइड कॉपर वाली साइड थी और ये साइड आपकी जिंक वाली साइड थी। तो कॉपर वाली साइड पे क्या हो रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव था, वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो उसके लिए रिएक्शन लिख दी गई ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, ये बन रहा था कॉपर सॉलिड। जब तुमने रिएक्शन लिखा होगा यहाँ न्यूमिनेटर में आया होगा कॉपर सॉलिड 1 हो गया, हेंस ये इक्वेशन आपके पास जनरेट हो गई। जिंक के अंदर क्या हो रहा है, जिंक के अंदर आपको पता है, हम अब फिर ध्यान रखना, करना क्या है, रिडक्शन की फॉर्म में ही रिएक्शन को लिखना है। तो Zn2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये Zn बनेगा। होता उल्टा है, क्या होता है, जिंक जो है वो कन्वर्ट होता है Zn2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन में, बट ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा। हमने इसको रिवर्स किया है रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज इवेंचुअली हमने एंड में जाके दोनों को आपस में इक्वेट करना है, प्लस या माइनस करना है। ओके, तो इसलिए इसको लिख दिया रिडक्शन की फॉर्म में। अब यहाँ देखो जिंक आया प्रोडक्ट की साइड, तो ये आया होगा Zn या न्यूमिनेटर में, और Zn2 पॉजिटिव आया यहाँ डिनोमिनेटर में, और इस Zn की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1, हेंस आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको पता है ई सेल क्या होता है, ई सेल होता है ई ऑफ योर राइट माइनस ई ऑफ योर लेफ्ट। ई ऑफ राइट जो है वो कॉपर वाला है और ई ऑफ लेफ्ट जो है वो ये जिंक वाला है। इन दोनों वैल्यूज को आप आपस में माइनस कर दो। जब आप इन्हें माइनस करोगे, ये RT/2F, ये कुछ वैल्यूज हैं जो कॉमन निकलेंगी आपके पास। नाउ अब आप जब इन दोनों को वैल्यूज को माइनस कर रहे हो, यहाँ पे इनकी ई नॉट की वैल्यूज भी क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। तो जब इनकी ई नॉट की वैल्यू आपस में माइनस हो रही हैं, ये आया आपका कॉपर का और ये आया आपका जिंक का, ये दोनों जब माइनस होंगी इसे क्या बोलते हैं, ये अभी हम इससे पिछले टॉपिक में पढ़ के आए हैं, दैट इसे हम ई नॉट सेल बोलते हैं। तो आपको पिछले वाला काम ऑलरेडी करके रखना पड़ेगा, तभी आप इस पार्ट में आके प्रोसीड कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पोर्शन के अंदर जो ये RT/2F है, इसको ले लिया कॉमन, ln आ गया। पर जब आप दो ln's को सॉल्व कर रहे हो और ये दोनों ln आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आपको ln का फॉर्मूला अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि ln m माइनस ln n। क्या फॉर्मूला बोल रही हूं मैं, ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m/n। ये आपके ln या log के फॉर्मूलाज हैं। तो इसलिए अब जब इनको माइनस किया तो ये Zn2 पॉजिटिव ऊपर चला गया और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो नीचे आ गया। कैसे आया ये आया होगा 1/Cu2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 1/Zn2 पॉजिटिव, और ये यहाँ से घूम के चला गया जिंक ऊपर और ये 1 चला गया कॉपर के पास। तो ये आपका एक फाइनल ln का आंसर आ गया। अब देखो हमें ln लेना नहीं आता, ln को कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉग वैल्यू के अंदर। अब जब ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखेंगे ln इज इक्वल टू 2.303 log। तो अब जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि log की जो वैल्यू है, ये आपको log 1 से log 10 तक अगर याद है तो आप यहाँ पे इसको वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हो, पुट कर सकते हो। ये वाली साइड ऐसे ही रखनी है, Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ आ गया log। इसका ये जो 2.303 है इसको हमने यहाँ पुट किया, टेम्परेचर 298 केल्विन पुट किया, एफ की जो वैल्यू थी ये हमने पुट करी, दैट इज 96500 कूलम, और इन सबको सॉल्व करके जो वैल्यू जनरेट होती है दैट इज 0.059, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, इसको डिवीजन में यहाँ 2 क्यों रखा, 2 इसलिए रखा बिकॉज इस केस के अंदर हम जो जिंक और कॉपर का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका एक्सचेंज हो रहा है, हेंस ये डिनोमिनेटर में n रह जाता है। ये हर क्वेश्चन में वेरी करेगा आपके पास। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर योर डेनियल सेल। और डेनियल सेल के सिवा अगर कोई और सेल आपके पास आ जाए तो आप उस केस के अंदर कंसीडर कर लीजिए कि ई सेल जो है दैट विल बी ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log। ऊपर रखना है हमेशा, जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज ना, ऊपर रखते हैं जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा होता है उसका आयन,
और डिनोमिनेटर में रखते हैं जो आपका रिडक्शन हो रहा होता है उसके आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो कुछ भी नहीं समझ आया होगा तो कोई भी बात नहीं है इसके अंदर, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना, आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। न्यूमिनेटर में हमेशा याद रखना वो आयन की कॉन्सेंट्रेशन लेना जो ऑक्सीडेशन कर रही है, और डिनोमिनेटर में उसको लेना है जो रिडक्शन कर रही है। और इसमें ये जो ई नॉट सेल आ रहा है ये कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा आपका ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, मतलब ई नॉट ऑफ आपका कैथोड वाली साइड का माइनस ई नॉट ऑफ एनोड वाली साइड का। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करके एक वैल्यू लेके यहाँ पुट कर देना। एन पता लगते हैं कितने आयंस एक्सचेंज, जैसे अगर मैं Ag की बात करूं तो Ag पॉजिटिव होता है तो वहां 1 आयन का एक्सचेंज है। कई बार हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाता है अपनी ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो जितने आयंस का टोटल एक्सचेंज ओवरऑल इक्वेशन में है वो आपके यहाँ n की जगह रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन को अगर हम रीराइट करना चाहें, इक्वेशन को रीराइट करना चाहें और इसको आप लेकर जाना चाहो इक्विलिब्रियम से लिंक करके, तो एक जनरल इक्वेशन यहाँ दी गई है ए बी बी फॉर्म सी सी एंड डी डी। ये सब वैल्यूज वही सेम वैल्यूज हैं और यहाँ हमने लिख दिया एल एन क्यू। व्हाट दिस क्यू रिप्रेजेंट्स, ये आपका इक्विलिब्रियम कोशिएंट है जो आपने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें प्रोडक्ट्स को लिखते हैं न्यूमिनेटर में और रिएक्टेंट्स को लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ये इस तरीके से भी हो सकता है अगर आपको एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम फॉर्मेट में दिया हो। अब रिलेट किया गया है आपकी इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ आपकी नर्स्ट इक्वेशन को। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है के। अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो वो केसी होता है, प्रेशर है तो वो केपी होता है। प्रेशर का तो क्वेश्चन हम यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि हम लिक्विड्स की फॉर्म में बात कर रहे हैं, हेंस यहाँ पे केसी लिया जाएगा। अब आपकी नर्स्ट इक्वेशन क्या थी? नर्स्ट इक्वेशन थी आपकी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल is minus 2.303 RT upon NF log your K। log K जो है वो कैसे आया होगा, बिकॉज आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर रहे हो। नाउ ये जो ई सेल है ना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर इसकी वैल्यू हो जाती है 0। जब आपका इक्विलिब्रियम रीच कर गया आपका ई सेल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं और इस माइनस की टर्म को दूसरी तरफ ले जाऊं तो आपके पास ये पर्टिकुलर एक इक्वेशन है जो इक्वेट हो जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन में इस केसी की वैल्यू को दिया होता है और वहां पे उसने तुमसे ई नॉट सेल को पूछ लिया होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ये आपका इसी प्रीवियस फॉर्मूला से आया है। और एल्स इसको थोड़ा सा और रिफाइन अगर मैं करूं तो मुझे ये पता है कि 2.303 आर की जो वैल्यू 8.314, टेम्परेचर जो 298 लिया है और ये जो फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम लिया है, इन सबको मल्टीप्लाई करके आता है 0.0591। तो इट कैन बी रीरिटन एज दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। तो ये और सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसकी बजाय मैं प्रेफर करूंगी कि आप इस फॉर्मूला को भी नोट कर लें, बिकॉज ये फॉर्मूला आपको बहुत सारी कैलकुलेशन से बचा देगा। एक लास्ट और फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो ई सेल आया उसको हमने गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जिसको कहते हैं उससे इक्वेट किया है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसमें एफ ध्यान रखना 96500 कूलम वैल्यू पुट करनी है, और एन है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, जो आपकी ओवरऑल इक्वेशन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज आया होगा, दैट एन वैल्यू, और एक माइनस का साइन। इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका एक और रिलेशनशिप है कि अगर आपका ई नॉट सेल नहीं दिया हो, उसकी जगह आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी दिया हो, अब क्या करोगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, और भी मैंने आपको बताया एल एन होता है 2.303 लॉग, क्योंकि एल एन हमें नहीं आता लेना, हमें लॉग आता है लेना। तो यहाँ पे 2.303 आर टी लॉग के या के सी भी बोल सकते हो, और यहाँ एक माइनस का साइन। तो ये दो फॉर्मूलाज भी हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आपको वैल्यू पुट करनी होती है और आपको लॉग लेना आना चाहिए।
तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले अपने डेनियल सेल के बारे में समझा, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड का, उनके हाफ सेल्स बनाने सीखे, ज्वाइन करके ओवरऑल सेल बनाना सीखा, ई नॉट ऑफ सेल फाइंड करना सीखा, फिर उसको नर्स्ट इक्वेशन में डालना सीखा, फिर हमने अपनी डेल्टा जी के साथ दो फॉर्मूला सीखे हैं, और यहाँ पे हमने केसी और ई नॉट के बीच में भी एक रिलेशनशिप सीखा। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के क्वेश्चंस हैं। अगर आप ठीक वैल्यूज पुट कर पा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस ये कभी गलत नहीं होंगे। सो नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करेंगे, जो कि अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।